हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद की लिखी हुई एक बहुत ही शानदार शॉर्ट स्टोरी पंच परमेश्वर। चलिए बिना देरी के करते हैं आज का एनिमेटेड वीडियो स्टार्ट। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों फास्ट फ्रेंड्स थे, यानी बहुत अच्छे दोस्त थे। साथ ही साथ वो फार्मिंग यानी खेती में भी एक दूसरे के पार्टनर्स थे। दोनों को एक दूसरे में अटूट विश्वास था। जुम्मन जब कभी भी पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा पे जाता था तो अपने घर का सामान वो अलगू की देखरेख में रख दिया करता था, और जब अलगू को कहीं पे जाना होता था तो वो भी अपने फैमिली का सामान जुम्मन की देखरेख में रख दिया करता था। हालांकि दोनों का रीति रिवाज, कस्टम, रिलीजियस बिलीफ सब कुछ अलग था। दोनों ने कभी साथ में पूजा पाठ वगैरह नहीं किए, लेकिन फिर भी दोनों की पसंद एक जैसी थी। उन दोनों की फ्रेंडशिप तब स्टार्ट हुई जब वो लोग छोटे बच्चे थे, यानी लड़के थे। जुम्मन के फादर, जिनका नाम जुमार आते था, वो एक टीचर थे, और अलगू पूरे दिलो जान से उनकी सेवा किया करता था, उनके लिए हुक्का भी लगाया करता था। क्योंकि अलगू के जो फादर थे वो पुराने स्कूल से बिलोंग किया करते थे, और उनका ऐसा मानना था कि एक स्टूडेंट की जो प्राइमरी ड्यूटी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर की सेवा करनी होती है। क्योंकि वो हमेशा बोला करते थे कि नॉलेज हमेशा टीचर के आशीर्वाद से ही आती है। जुम्मन के जो फादर थे जुमारती, उनका एक अलग ही बिलीफ था, यानी एक अलग ही आस्था थी। वो भगवान के प्रति ज्यादा आस्था रखा करते थे बजाय अपने स्टूडेंट के। अब जब अलगू अपने मास्टर की सेवा किया करता था तो जुम्मन हमेशा अपनी किताबों में डूबा रहता था। अब जुम्मन की एक एजेड आंट थी, यानी एक बुजुर्ग चाची भी थी, जिनके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी, और उनका आस पड़ोस का कोई भी रिलेटिव जिंदा नहीं बचा था। तो जुम्मन ने उनसे बहुत तरह के प्रोमिस किए और बहुत चालाकी से पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे रजिस्टर करवा ली। प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन होने से पहले जुम्मन बहुत ही ज्यादा प्यार दुलार अपनी चाची के लिए दिखाया करता था, लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफर हुई उसका सारा प्यार दुलार सब कुछ चला गया। उसके बाद जुम्मन की जो वाइफ, जिसका नाम करीमन था, वो जब भी चाची को खाना परोसती तो खाने के साथ साथ दो चार जली कटी बातें भी सुना दिया करती थी। अब बेचारी जो बुजुर्ग औरत है, जब जुम्मन से इस बात की शिकायत करती तो जुम्मन बड़े गुस्से में बोलता कि तुमने हमें कोई राजा महाराजा वाली प्रॉपर्टी तो दी नहीं है, कुछ एकड़ लैंड ही दी है, इसलिए हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकती। अपनी चाची को ऐसी बातें जुम्मन सुनाया करता था। अब एक दिन चाची बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई और आंट ने बोला जुम्मन से कि बेटा, अब हम लोग एक ही भट्टी के नीचे खाना नहीं खा सकते, इसलिए तुम एक काम किया करो, मुझे हर महीने थोड़ा सा पैसा दे दिया करो, मैं अपना खाना अलग से पका लिया करूंगी। अब जुम्मन बड़ा गुस्से में रिप्लाई करता है, अच्छा, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? और इस पे जो आंट होती है वो धमकी देती है जुम्मन को कि इस मैटर को वो पंचायत में लेकर जाएगी। अब जुम्मन इस बात पे हंसने लग जाता है और वो बोलता है, ठीक है, लेकर जाओ पंचायत में, पंचायत को ही अब तो डिसीजन लेने दो, क्योंकि मैं भी तुम्हारी रोज रोज की ये कंप्लेन से एकदम परेशान आ चुका हूँ। जुम्मन ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो इस बात पे एकदम श्योर था कि मैटर उसी के फेवर में ही डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि पूरे गांव में, पूरी लोकेलिटी में शायद ही ऐसा कोई बचा हुआ था जो उसका कर्जदार ना हो, जिसने उससे कर्जा ना लिया हो। अब कुछ दिनों तक बेचारी ये जो बूढ़ी आंटी थी, अपनी झुकी हुई कमर के साथ में पूरे गांव में इधर उधर घूमती रहती थी, अपने लिए सपोर्ट की डिमांड कर रही होती थी, लोगों के पास जाती। गांव में अब तो कोई भी ऐसा नहीं बचा था जिसके सामने आंटी ने अपना रोना ना रोया हो। कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं जुम्मन की ये हरकत देखकर, और कुछ लोग आंट को अपनी हेल्प की अश्योरेंस देते हैं। कुछ लोग को आंट को ये एडवाइस भी करते हैं कि अब क्योंकि वो इतनी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, उनके पांव तो वैसे भी कब्र में लटके हुए हैं, तो वो जुम्मन के साथ में जाके शांति से रहे। कुछ लोगों ने आंटी के साथ सिंपैथी भी शो की, और लास्ट में आंटी जाती है अलगू के पास में, अलगू चौधरी के पास में, और बोलती है, बेटा, जब पंचायत में मेरा केस आए तो प्लीज तुम जरूर आना। अलगू चौधरी बोलता है, आंटी, मेरे आने की तो वहां पे कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे दूसरे बहुत सारे लोग भी तो आएंगे अटेंड करने के लिए। अब बेचारी ओल्ड वुमेन रिप्लाई करती है, हाँ, ऐसी उम्मीद तो है, क्योंकि मैंने हर किसी को अपनी परेशानी तो बताई है। अब लोगों का ये तो लुकआउट है कि वो लोग आते हैं नहीं आते। अलगू चौधरी बोलता है, ठीक है आंटी, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन अगर मैं वहां आके अपना मुंह ना खोलूं तो मुझे माफ कर देना। क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रहा है? आंटी, आप तो बहुत अच्छे से जानते हो मेरे और जुम्मन की दोस्ती के बारे में, तो मैं उसके साथ में ब्रेकअप नहीं करना चाहता। अब इसमें आंट बोलती है, बेटा, उसको नाराज करने के डर से क्या तू सच्चाई से मुंह मोड़ेगा? अब अलगू के पास में इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता, बस उसके मन में ये बातें आंटी की गूंज रही होती है कि किसी को नाराज करने के डर से क्या तू हमेशा सच्चाई से यूं ही मुंह मोड़ता रहेगा। आखिरकार पंचायत वाला दिन भी आ जाता है। शेख जुम्मन ने एक बहुत बड़ी कारपेट एक पेड़ के नीचे बिछा रखी थी,
और बहुत सारे बीटल नट्स यानी पान मसाला, इलायची और तंबाकू का अरेंजमेंट कर रखा था। गांव के लोग आना स्टार्ट कर जाते हैं। जैसे ही गांव का कोई भी आदमी आ रहा था तो शेख जुम्मन और अलगू चौधरी दोनों उठ के और झुक के उसको अभिवादन किया करते थे। सूरज भी डूब चुका था और पेड़ के ऊपर बर्ड्स की एक अलग ही मीटिंग चल रही थी। गांव के जो नाई थे, जो बार्बर्स थे, वो हुक्का में लाइव कोल यानी कोयला और तंबाकू को फिल कर रहे थे। आस पड़ोस में बच्चे खेल रहे थे और गांव के कुत्तों को लगता है कि यहाँ पे किसी तरह की दावत का आयोजन किया जा रहा है, तो वो लोग अलग ही आसपास में मंडरा रहे थे। अब बाद में आंटी खड़ी होती है और वो बोलना स्टार्ट करती है, पंचायत के मेंबर्स, आज से 3 साल पहले मैंने अपनी प्रॉपर्टी शेख जुम्मन को ट्रांसफर कर दी थी इस कंडीशन पे कि वो मेरी अच्छे से देखभाल करेगा, मुझे प्रॉपर खाना पीना वगैरह अरेंज करवा के देगा। लेकिन अब वो मुझे प्रॉपर खाना भी नहीं देता है, साथ ही साथ कपड़े भी नहीं देता है। मैं उसके इस व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान आ चुकी हूँ। मैं एक हेल्पलेस विडो हूँ, यानी एक असहाय विधवा हूँ। इसलिए मैं लॉ ऑफ कोर्ट में जाके उसको स्यू नहीं कर सकती। इसलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ न्याय मांगने के लिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे पनिशमेंट देना, और अगर आप लोगों को लगता है कि जुम्मन गलत है तो प्लीज उसे मनाना कि वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करे। आपका जो भी डिसीजन होगा उसको मैं तहे दिल से स्वीकार कर लूंगी। अब इस पंचायत में रामधन मिश्रा भी आए हुए थे। रामधन मिश्रा, जिनके बहुत सारे किराएदार जुम्मन के गांव में जाके शिफ्ट हो चुके थे, इसलिए उसकी जुम्मन के खिलाफ एक अलग ही ग्रज थी, यानी वो उससे जलन की भावना रखा करता था। तो रामधन मिश्रा खड़ा होता है और वो बोलता है, जुम्मन, तुम पंचायत का हेड किसे बनाना चाहोगे? अब जुम्मन नोट करता है कि गांव में स्पेशली वो लोग अभी आए हैं पंचायत में जो किसी ना किसी रूप में उसके अगेंस्ट ग्रज रखते हैं, यानी उससे जलन की भावना रखते हैं। और फिर वो बोलता है कि वैसे भी पंचायत का जो आदेश है वो हमेशा भगवान के आदेश जैसा ही है, इसलिए मेरी आंटी को किसी को भी नॉमिनेट कर लेने दो। आंटी बोलती है कि नहीं जुम्मन, तू जिसको चाहे उसी को नॉमिनेट कर सकता है। अब जुम्मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, मेरा मुंह मत खोलाओ, तुमने वैसे ही जो तुम्हारे मन में है वो तुमने किया है, तो इसलिए अभी भी तुम जिसे नॉमिनेट करना चाहो उसे नॉमिनेट कर सकती हो। अब आंटी जो होती है वो जुम्मन की इस बात का मतलब समझ जाती है और वो बोलती है, भगवान से डरो, पंचायत कभी किसी का दुश्मन या फिर दोस्त नहीं होता, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अलगू चौधरी को नॉमिनेट करूं, क्योंकि सबसे ज्यादा तो उसी पे भरोसा करता है, तो फिर मैं अलगू चौधरी को नॉमिनेट करती हूँ। अब जुम्मन मन ही मन तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील कर रहा होता है, लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग्स को हाइड करके, छुपा के, वो बोलता है, ठीक है, मेरे लिए तो अलगू चौधरी और रामधन मिश्रा दोनों एक ही जैसे, तो अलगू चौधरी को पंचायत का हेड बना दो। लेकिन अलगू बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसको इस मामले में घसीटा जाए, इसलिए वो बोलता है कि आंटी, आप अच्छी तरह जानते हो मेरे और उसकी दोस्ती के बारे में। तो आंटी रिप्लाई करती है, हाँ बेटा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी दोस्ती के बारे में, लेकिन जो पंचायत होती है उसमें हमेशा भगवान का निवास होता है, और पंचायत के मुख से जो भी निकलता है वो हमेशा भगवान के मुख से निकला होता है। इसलिए अलगू चौधरी को फाइनली अपॉइंट कर लिया जाता है पंचायत का हेड बना के। रामधन मिश्रा और जुम्मन के जो दूसरे दुश्मन होता है ना, वो अंदर ही अंदर आंटी को भला बुरा बोल रहे थे अलगू चौधरी को पंचायत का हेड बनाने के लिए। अब जैसे ही अलगू चौधरी केस सुनता है जुम्मन शेख का और उसकी आंटी का, तो वो जुम्मन को एड्रेस करते हुए बोलता है कि जुम्मन, तुम और मैं पुराने दोस्त हैं, लेकिन अभी जब मैं पंचायत का हेड बन चुका हूं तो तुम्हारी आंटी और तुम दोनों मेरे लिए एकदम इक्वल हो। मैं किसी के अगेंस्ट कोई भी भेदभाव नहीं करूंगा। अब जुम्मन इस बात पे एकदम श्योर था कि अलगू चौधरी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बोल रहा है, इसलिए वो बहुत ढीलेपन से, मतलब बहुत ही लाइटली अपने केस को एड्रेस करते हुए बोलता है कि आज से 3 साल पहले मेरी आंटी ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर की थी, और मैंने भी उन्हें बोला था कि जब तक वो जिंदा रहेगी मैं उनको मेंटेन करूंगा, मतलब उनकी देखभाल करूंगा। अब मैंने हमेशा एक माँ के रूप में उनकी सेवा की है, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से मेरी आंटी और मेरी वाइफ के बीच में कुछ टेंशन चल रही है, और इसलिए आंटी जो है वो सेपरेट मंथली अलाउंस की डिमांड कर रही है। अब जेंटलमैन, आप सब लोग तो जानते हो कि उनकी प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा फ्रूटफुल भी नहीं है मेरे लिए कि मैं उनको अलग से अलाउंस दे सकूं, और इसलिए वैसे भी जब ये अग्रीमेंट हुआ था उस समय इस तरह की कोई कंडीशन रखी ही नहीं गई थी। फिर भी मैं सारी बातें पंचायत के ऊपर छोड़ता हूँ, जो पंचायत का फैसला होगा वो मैं मान लूंगा। अलगू चौधरी को हमेशा आदत थी, और वो काम भी किया करता था कोर्ट ऑफ लॉ में, इसलिए उसके सामने ये जो केस आता है इसकी लिटिगेशन वो बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। जुम्मन से क्रॉस एग्जामिनेशन करने लग जाता है। अब जुम्मन से जब वो इस तरह के सवाल जवाब करने लग जाता है तो जुम्मन के ऐसा लगता है जैसे उसके सीने पे हथौड़े चल रहे हैं, और वो सोचता है कि ये क्या हो गया अलगू को, हम दोनों तो पुराने दोस्त है और ये मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी फ्रेंडशिप की, उनकी दोस्ती की सारी जड़ें आज हिल चुकी है। अलगू चौधरी सारे गवाह और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए लास्ट में फैसला सुनाता है, और वो बोलता है, जुम्मन शेख, पंचायत इस डिसीजन पे पहुंची है
कि तुम्हारी आंट को सेपरेट मंथली अलाउंस दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल इसके लायक है। अगर तुम इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करते तो तुम्हारे बीच में जो डीड हुई थी वो कैंसिल मानी जाएगी। पंचायत का फैसला सुनकर जुम्मन पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है और वो समझ जाता है कि उनकी फ्रेंडशिप वास्तव में झूठी थी जिसे वो अभी तक सच्ची समझा करता था। रामधन मिश्रा और दूसरे जो मेंबर्स थे पंचायत में आए हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और अलगू चौधरी का डिसीजन देखकर उसको प्रेज करने लग जाते हैं, उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। और सारे के सारे लोग बोलते हैं कि अलगू चौधरी जैसे सच्चे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है, नहीं तो कब की ही ये दुनिया नर्क की आग जैसी बन जाती। अब पंचायत का ये जो फैसला था इसने अलगू और जुम्मन की फ्रेंडशिप की जड़ें ही हिला दी। इस दिन के बाद में उन्हें कभी एक दूसरे से बात करते हुए देखा भी नहीं गया। जब भी वो दोनों एक दूसरे के पास से निकलते थे तो अपना मुंह मोड़ लिया करते थे। अब ऐसा लगता है ना कि जो अच्छे काम होते हैं वो करने में तो टाइम लगता है लेकिन जो बुरे काम होते हैं वो बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। तो जुम्मन के मन में एक बदला लेने की भावना भी डेवलप होने लग गई और जुम्मन को बहुत जल्दी ऐसा मौका भी मिल गया। अब मौका कैसे मिला? अलगू चौधरी के पास में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और ब्यूटीफुल बुलक का पेड़ था, यानी बैलों का एक जोड़ा था, पेड़ था, जो उसने अभी पिछले साल ही खरीदा था। और ये बैल इतने ज्यादा स्ट्रांग और सुंदर थे कि पूरे गांव में आकर्षण का केंद्र थे। अब जब पंचायत का वो फैसला आया था ना, उसके बिल्कुल 1 महीने बाद इसमें से एक बैल मर जाता है। अब जुम्मन बोलता है कि भगवान ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया क्योंकि अलगू ने मेरे साथ में गलत किया था। अब अलगू को मन ही मन तो ये सस्पेक्ट होने लग जाता है, यानी शक होने लग जाता है कि उसके बैल की डेथ हुई है जुम्मन के द्वारा दिए गए जहर के कारण, यानी जुम्मन ने उसके बैल को जहर दे दिया। और उन दोनों की वाइफ भी ऐसा ही बिल्कुल माना करती थी। तो एक दिन क्या होता है, अलगू की वाइफ चली जाती है जुम्मन की वाइफ से लड़ाई करने के लिए और दोनों एक दूसरे को गालियां निकालने लग जाती है, लड़ने लग जाती है। जैसे तैसे अलगू चौधरी और जुम्मन शेख अपनी अपनी वाइफ को घर पे लेकर जाते हैं। अब अलगू के लिए जो सर्वाइविंग बुलक था, यानी जो जिंदा बचा हुआ बैल था, ये सिंगल तो यूजलेस था क्योंकि इसे तो वो अपने खेत में जोत ही नहीं सकता था और उसकी टक्कर का दूसरा कोई बैल उसे मिल ही नहीं रहा था। तो लास्ट में वो डिसाइड करता है उस बैल को बेचने का। अब उसी गांव में एक कार्ट ड्राइवर भी रहता था, कार्ट ड्राइवर जिसका नाम था समझू साहू, जो कि विलेज से, अपने गांव से मार्केट में जाया करता था सामान लेकर और उसको बेच के वापस आया करता था। तो उसकी नजर पड़ती है अलगू के इन बैलों के ऊपर और वो अपने आप से बोलता है कि अगर ये बैल मुझे मिल जाए तो अभी मैं मार्केट में एक ही ट्रिप करता हूं, मैं उसकी जगह 2 या 3 ट्रिप कर पाऊंगा और मेरी सेल भी बढ़ जाएगी। तो वो अलगू के पास में जाता है और उससे डील कर लेता है। 150 रुपए की वो डील करता है और बोल देता है कि ये 150 रुपए मैं आपको 1 महीने बाद में दूंगा। और 1 महीने बाद का प्रॉमिस देकर वो चला जाता है। अब साहू क्या करता है, उस बेचारे बैल को जरूरत से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा उसके ऊपर सामान लाद दिया करता है। सबसे खराब काम तो वो तब करता है जब वो उसको प्रॉपरली खाना भी नहीं खिलाया करता था। अब जो बैल होता है वो भी बेचारा बड़ा दुखी रहने लग जाता है क्योंकि पुराने दिनों में जब ये अलगू के पास रहता था तो 6 महीने में एक बार इसको जोता जाता था और उसके बाद में ये इधर उधर पूरा मस्ती से घुमा करता था। लेकिन अब बेचारे के पास ऐसा कोई गेम ही नहीं बचा था। अब तो बस नेवर एंडिंग वर्क था उसके पास में और साथ ही साथ भूखा भी मरता रहता था। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी सारी पसलियां दिखने लग गई और जैसे ही वो बैल बुलक कार्ट को देखता था उसका खून ही सूख जाया करता था। अब एक आफ्टरनून समझू साहू क्या करता है, उस बेचारे बैल के ऊपर डबल लोड डाल देता है, यानी डबल उसके ऊपर वजन डाल देता है। अब ये जो बेचारा बैल होता है ऑलरेडी थका हुआ था क्योंकि ये 3 ट्रिप करके आ चुका था, अपने पांव भी नहीं उठा पा रहा था बैल। साहू उसको कोड़े मारता है, बेचारा बैल जैसे तैसे अपने पांव उठाता है, साहू उसको दोबारा और जोर से कोड़े मारता है। इस बार बैल अपना पैर उठाता है और वहीं पे जमीन पे गिर जाता है और उसके बाद कभी नहीं उठता क्योंकि वो बैल एक्चुअली मर चुका था। अब साहू बुरी तरह से डर जाता है और बैल को तो वो खोल देता है अपने कार्ट से और वो सोचने लग जाता है अब इस कार्ट को घर पे कैसे लेकर जाए। वो मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन उस पूरी रोड पे कोई भी गांव का आदमी दिखाई नहीं देता। अब साहू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उस दिन उसने 250 रुपए कमाए थे गुड़ और घी बेचकर और इस पैसे को वो अपनी बेल्ट में बांध के रखा हुआ था। साथ ही साथ उसकी गाड़ी में कुछ नमक के बैग भी थे, इसलिए वो गाड़ी को छोड़ के वहां से जा भी नहीं सकता था। तो उसने डिसाइड किया कि वो इसी बुलक कार्ट में सो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी डिसाइड किया कि सोते सोते भी वो बीच बीच में ध्यान रखता रहेगा क्योंकि कोई उसका पैसा चुरा भी सकता है। और हुआ भी ऐसा, उसको नींद आ गई। अगली मॉर्निंग जब वो उठा तो क्या दिखता है कि उसका पैसा गायब था, साथ ही साथ कुछ तेल के पीपे वगैरह भी थे, वो भी गायब थे। और वो बुरी तरह से जमीन पे गिर के रोने लग जाता है। जब वो वापस घर पे आता है अपनी वाइफ को ये सारी बातें बताता है तो उसकी वाइफ चिल्ला पड़ती है कि कैसा अब शगुनी बैल उसने हमें दे दिया जो 1 महीने में ही मर गया।
अब 3 महीने निकल जाते हैं। एक दिन अलगू जाता है साहू के घर पे अपना पैसा वापस लेने के लिए, और जैसे ही साहू और उसकी वाइफ अलगू को देखती है, वो उसके ऊपर बरस पड़ती है, उसको गालियां वगैरह सुनाने लग जाती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने हमारी आंखों में धूल झोंक दी, हमें एक बीमार बैल तुमने दे दिया, वो 1 महीने में मर गया, कोई पैसा नहीं है हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हो कि 1 महीने के लिए तुम हमारा बैल लेकर चले जाओ, 1 महीने बाद में उसको वापस दे देना। अब बेचारा अलगू जा ही रहा होता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि नहीं, 150 रुपए मैं नहीं छोड़ूंगा, और वो वापस आता है। और जैसे वो समझू से बात करने लगता है, दोनों के बीच में बातें थोड़ी गर्मा गर्मी की हो जाती है, हाथापाई होने लग जाती है। अब समझू साहू की वाइफ अंदर जाती है घर के अंदर, और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। गांव के सारे लोग आते हैं और इस बात पे एक फैसला लेते हैं कि जो भी फैसला होगा वो सारे का सारा पंचायत में डिसाइड किया जाएगा। अब पंचायत का दिन डिसाइड किया जाता है, और जिस जिस दिन पंचायत का दिन आता है, उस दिन रामधन मिश्रा खड़ा होता है और अलगू चौधरी को बोलता है, अलगू चौधरी, तुम पंचायत का प्रेसिडेंट किसे बनाना चाहोगे? अलगू चौधरी बोलता है, साहू को डिसाइड कर लेने दो। और साहू खड़ा होता है और वो एक कड़कती हुई आवाज में बोलता है, मैं शेख जुम्मन को अपॉइंट करना चाहता हूं। अब शेख जुम्मन का नाम सुनते ही तो अलगू की धड़कनें तेज हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसने उसके फेस पे बहुत जोरदार चांटा मारा हो। रामधन मिश्रा इस बात को देख लेता है और वो बोलता है, अलगू, क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? अलगू बोलता है, नहीं, मुझे क्यों ऑब्जेक्शन होगा। अब जनरली होता क्या है कि जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे पर्सनल ओपिनियन पे हमेशा हावी हो जाती है। शेख जुम्मन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शेख जुम्मन जैसे ही बैठता है पंचायत की सीट पे, तो उसके अंदर भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लग जाता है। और वो दोनों केसों की जब सुनवाई कर रहा था, क्योंकि वो न्याय की सीट पे बैठा हुआ था, तो उसे ये बात अच्छे से पता थी कि जो कुछ उसके मुंह से निकलेगा उसे हमेशा भगवान की आवाज माना जाएगा। इसलिए यहाँ पे वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को हावी नहीं होने देना चाहता था। अलगू और साहू दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं, अपना अपना स्टेटमेंट रखते हैं, और पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उनकी बात सुन के सारे के सारे इस बात पे अग्री होते हैं कि अलगू को पूरा का पूरा पैसा मिलना चाहिए बुलक का। पंचायत के 2 मेंबर्स इस बात पे भी अग्री करते हैं कि पैसे में थोड़ी कमी भी की जानी चाहिए, क्योंकि आखिरकार समझू साहू ने भी तो अपनी पूरी जीवन भर की कमाई उसकी लुट गई, बेचारी की चोरी हो गई। लेकिन साथ ही साथ वो समझू साहू को पनिशमेंट भी देना चाहते थे कि एनिमल्स क्रूएलिटी के खिलाफ एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके। लास्ट में जुम्मन शेख बोलता है कि ये एक दूसरा मैटर है, पहले तो हमें इन दोनों का मैटर सॉल्व करना है। लास्ट में जुम्मन शेख बोलता है, अलगू चौधरी, हम सब लोगों ने तुम्हारा डिस्प्यूट बहुत अच्छे से कंसिडर कर लिया, और इसलिए हम सब लोग इस डिसीजन पे पहुंचे कि समझू साहू को तुम्हारा पूरा का पूरा पैसा चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ये ट्रांजैक्शन किया गया था उस समय ये एनिमल किसी तरह की बीमारी से पीड़ित नहीं था। ये पूरा का पूरा भूख और हार्डवर्क की वजह से मरा है। रामधन मिश्रा बोलता है, लेकिन समझू साहू को पनिशमेंट भी मिलना चाहिए कि इसने जानबूझकर एक क्रिएचर, एक प्राणी को मारा है जान से। अब जुम्मन बोलता है कि ये एक दूसरा मैटर है, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। साहू गिड़गिड़ाने लग जाता है और वो बोलता है कि पैसे में थोड़ी कमी कर दी जाए, मैं इतना पैसा नहीं चुका पाऊंगा। लेकिन जुम्मन इस बात पे आंसर करता है कि ये सारी की सारी चीजें मैं अलगू चौधरी की गुडविल पे छोड़ता हूं। अगर अलगू चौधरी चाहेगा तो वो तुमसे कम पैसे लेगा, लेकिन अगर वो नहीं चाहेगा तो तुम्हें पूरे पैसे देने ही पड़ेंगे। अब अलगू चौधरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो खड़ा होता है और चिल्लाता है और बोलता है, विक्ट्री टू द पंचायत, यानी पंचायत की जीत हुई। और पूरी की पूरी ऑडियंस भी बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है और साथ ही साथ बोलने लग जाती है, ये एक सच्चा न्याय है। और वास्तव में पंचायत के अंदर देवीय शक्ति विराजमान करती है। उसके बाद में जुम्मन जाता है अलगू के पास में और उसको गले लगा लेता है और बोलता है, आज मैं रियलाइज कर चुका हूं कि पंचायत के मुख से निकली हुई आवाज भगवान की आवाज होती है, किसी पर्सन, किसी इंसान की आवाज नहीं होती। अलगू भी रोने लग जाता है और उसके जो आंसू थे वो उनकी दोस्ती की सूख चुकी बेल को दोबारा पानी दे रहे थे और जीवन प्रदान कर रहे थे। और स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट, कमेंट या सजेशन बचा हुआ है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, मैं ट्राई करूंगा आंसर करने की। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए टीसी ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।